प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम आपको सरल रेखा में गति पढ़ाएंगे। ये आपकी किताब का तीसरा चैप्टर है। इसके लिए अगर हम देखें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। स्थिति विज्ञान मतलब स्टैटिक फिजिक्स। इसके अंदर हम कोई भी वस्तु या पिंड बाहरी बलों के अधीन उसकी क्या स्थिति है उसका अध्ययन करते हैं। 2 बल, 4 बल, 10 बल जो भी लगते हैं उन बलों के अधीन उसकी क्या स्थिति है, इस बात का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। चाहे वो 2 बल हों चाहे 4 बल हों, उनका परिणामी बल निकाला जाता है और उसकी स्थिति का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है शुद्ध गतिकी, जिसे हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। अंग्रेजी में इसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। इसमें केवल गति का अध्ययन किया जाता है, किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है, लेकिन वो गति किस कारण से पैदा हो रही है इस बात का अध्ययन नहीं किया जाता है। गति किसी न किसी बल से पैदा होती है, लेकिन बल का अध्ययन नहीं किया जाता है, केवल हमें गति का अध्ययन करना होता है। इसी के अंदर दूसरा आता है गति विज्ञान, जिसे बोलते हैं डायनेमिक्स। इसके अंदर गति और कारण दोनों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि गति कैसे हो रही है ये भी अध्ययन किया जाता है, गति किस कारण हो रही है उसका भी अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से तीन शाखाओं में हमने इसको बांटा है, सरल रेखा की में जो गति हो रही है यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा टॉपिक निर्देश तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है? किसी भी वस्तु की गति का अध्ययन जब हम करते हैं तो किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति या स्थान के सापेक्ष किया जाता है। जिसके सापेक्ष अध्ययन करते हैं उसी को हम निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे हम थोड़ी सी देर के लिए ये मान लें कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, तो आपके घर के सापेक्ष स्कूल की दूरी बताई जा रही है। तो आपके घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, लेकिन आपके यहाँ के हो सकता है रेलवे स्टेशन से उसी स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर हो। तो रेलवे स्टेशन के सापेक्ष 5 किलोमीटर है और आपके घर के सापेक्ष 2 किलोमीटर है। तो पहले वाले केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो आपका घर है, और दूसरे वाले केस के अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है रेलवे स्टेशन है। किसके सापेक्ष अध्ययन किया जा रहा है? तो यहाँ स्थिति जो स्टडी की जाती है, गति का अध्ययन जब भी हम करते हैं, अब जैसे हम पृथ्वी पर किसी भी गति का अध्ययन करें तो हम पृथ्वी को स्थिर मानते हुए गति का अध्ययन करते हैं। तो जिस के सापेक्ष हम वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। एक कार्तीय निर्देश तंत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा होता है ध्रुवीय निर्देश तंत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और तीसरा होता है बेलनाकार निर्देश तंत्र, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें से आपका कार्तीय निर्देश तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है आपकी क्लास में, मतलब पढ़ाया जाता है। यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को नहीं पढ़ाया जाता है, ये आपको आगे की क्लासों में पढ़ाया जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जब हम किसी भी वस्तु की स्थिति का अध्ययन करते हैं, किसी वस्तु या पिंड की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो वो समय के सापेक्ष करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ 10 बजे यहाँ पे थी और 12 बजे कहीं और है, इसका मतलब वो गति कर रही है। तो वो गति 3 तरह से हो सकती है। एक एक्स अक्ष की दिशा में हो सकती है, वाई अक्ष की दिशा में हो सकती है, जेड अक्ष की दिशा में हो सकती है, या तीनों ही दिशा में हो सकती है, या 2 दिशा में हो सकती है, केवल एक ही दिशा में हो सकती है। लेकिन वो समय के सापेक्ष स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पर केवल एक। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो हमने ये मूल बिंदु ले लेते हैं एक, और इस मूल बिंदु से एक एक्स अक्ष लेते हैं, एक वाई अक्ष लेते हैं, एक जेड अक्ष लेते हैं। तो जो समय के सापेक्ष जो
किसी भी वस्तु की स्थिति है वो एक्स अक्ष पे भी हो सकती है, वाई अक्ष पे भी हो सकती है, जेड पे भी हो सकती है, एक्स और वाई पे भी हो सकती है, मतलब दो प्लेन में भी हो सकती है, और एक्स वाई जेड तीनों में भी हो सकती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दो प्रकार की गति होती है, और ये यहाँ पर भी दो प्रकार का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दो प्रकार का होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो कार्तीय निर्देश तंत्र आपके कोर्स में है और ये दो प्रकार का होता है। इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम उसे कहते हैं जो एक स्थिर चाल से गति करता है या स्थिर रहता है। गति करेगा तो स्थिर चाल से करेगा या फिर स्थिर रहेगा। और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये किसी न किसी त्वरण से गति करता है। तो यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो गति होती है वो तीन प्रकार की होती है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो गति होती है वो तीन प्रकार की होती है, और उसमें पहली गति होती है वन डायमेंशनल मोशन, या हम इसे कह सकते हैं कि एक विमीय गति, इसे हिंदी में बोलते हैं एक विमीय गति। तो हम यहाँ पर तीन विमाएँ दी गई हैं, एक एक्स अक्ष की दिशा में, एक वाई अक्ष की दिशा में और एक जेड अक्ष की दिशा में। तो जैसे कि ऐसे ले लीजिए कि ये एक्स है, ये वाई है और ये आपका जेड है। अगर कोई वस्तु या पिंड केवल एक्स अक्ष की दिशा में ही गति कर रहा है तो उसे हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। और या पिंड या वस्तु कोई भी बॉडी जो है एक्स और वाई दोनों को कंबाइंड करके गति कर रहा है तो उसे हम टू डायमेंशन कहते हैं। तो हम वन डायमेंशन में देखें तो सीधे ट्रैक पर जो रेल की गति होती है उसे हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। या हम ये कहें कि एक तार है और सीधा बंधा हुआ है वो, और उसके ऊपर एक चींटी चल रही है, तो उस गति को भी हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं, क्योंकि वो एक ही दिशा में गति कर रही है। दूसरी होती है टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल हमने बताया कि वो एक्स और वाई दोनों में गति करती है। तो जैसे वृत्तीय गति है, तो वृत्तीय गति के अंदर क्या होता है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वो एक्स अक्ष पे भी कुछ डिस्टेंस तय करती है और वाई अक्ष पे भी कोई डिस्टेंस तय करती है। तो वृत्तीय गति जो है आपकी टू डायमेंशनल मोशन में आती है। या प्रक्षेप गति, किसी वस्तु को आप फेंक दें यूँ करके, इस तरह से क्या फेंकेंगे तो जब ज़मीन पे वो गिरेगी तो कुछ दूरी तो वो एक्स अक्ष पे चलेगी और कुछ दूरी वो वाई अक्ष पे भी चलेगी। तो इसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल, यानी कि उसमें टू डायमेंशनल में एक्स अक्ष पे भी दूरी तय की जाती है और वाई अक्ष पे भी दूरी तय की जाती है। और वन डायमेंशनल में केवल एक ही अक्ष पे तय की जाती है। वो अक्ष एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, लेकिन एक ही होगा। और टू डायमेंशनल में दो अक्षों पर गति होती है। जैसे वृत्तीय गति एक्स वाई प्लेन में भी हो सकती है, वाई जेड प्लेन में भी हो सकती है और जेड एक्स प्लेन में भी हो सकती है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करें, ज़्यादातर हम एक्स वाई प्लेन में दिखाते हैं जनरल भाषा में या जनरली सवाल जो करते हैं, लेकिन हमारे पास दो अक्षों के प्लेन में गति होनी चाहिए, तो वो आपकी टू डायमेंशनल मोशन हो गई। अगर हम कहें कि वृत्ताकार गति है या प्रक्षेप गति है, तो प्रक्षेप में जो कोई वस्तु गति करती है वो एक्स अक्ष पे मान लीजिए 2 मीटर चल रही है तो हो सकता है वाई अक्ष पे 3 मीटर चल रही हो या 2 मीटर ही चल रही हो या 1 मीटर चल रही हो, तो वो एक्स अक्ष पे भी गति करेगी और वाई अक्ष पे भी गति करेगी। तो एक्स वाई तो बहुत सरल सा लगता है, लेकिन वो एक्स और जेड प्लेन में भी कर सकती है। मान लो एक्स अक्ष पे 3 मीटर चल रही है, वाई अक्ष पे 1 मीटर चल रही है, तो वो एक्स जेड प्लेन में या जेड एक्स प्लेन के अंदर जो गति है वो टू डायमेंशनल मोशन है, यानी दो अक्षों को ली जाएगी। 3 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन में उदाहरण हम देखते हैं उड़ती पतंग की गति या उड़ते हुए पक्षी की गति। अब कोई पक्षी उड़ रहा है या पतंग उड़ रही है, तो पतंग एक्स अक्ष पे कोई अगर उसके हम पॉइंट को निर्धारित करें, थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश करें कि जैसे कि ये आपका एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो यहाँ जो पॉइंट है ये मान लीजिए 2, 4, 6, इसका मतलब है कि एक्स अक्ष पर अगर ये कोई पतंग है या पक्षी है तो एक्स अक्ष पे उसकी डिस्टेंस 2 हो गई, वाई पे 4 हो गई और जेड पे 6 है, यानी कि जेड ऊंचाई है यहाँ पर, तो एक्स पर आपकी यहाँ 2 है और ये आपकी 4 है, और जेड पे देखें तो यहाँ 6 है, तो जेड पर ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर 6 मीटर यहाँ पर वो पक्षी
उड़ रहा है, तो हम उसकी पोजीशन पता करना चाहें उस पक्षी की, तो एक्स अक्ष पे इतना डिस्टेंस है, वाई अक्ष पे इतना डिस्टेंस है और जेड अक्ष पे इतना डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पर दी गई है एक्स अक्ष पे 2 मीटर, वाई अक्ष पे 4 मीटर और जेड अक्ष पे 6 मीटर। तो हम उस उड़ते हुए पक्षी की पोजीशन का पता कर सकते हैं। तो 3 डायमेंशनल में एक्स वाई जेड तीनों अक्षों पर कोई ना कोई डिस्टेंस तय की हुई होती है। 2 डायमेंशनल में केवल 2 ही अक्षों पर डिस्टेंस तय की हुई होती है और 1 डायमेंशनल में केवल एक ही अक्ष पर तय की हुई होती है। तो यहाँ पर हम आपको जो पढ़ाएंगे वो 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ाएंगे, सरल रेखा में गति पढ़ाएंगे। इसको आगे हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।